जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? इमरान खान साहब जेल के अंदर शदीद डिप्रेशन में चले गए हैं और इस डिप्रेशन की वजह से वो मुकम्मल तौर पे खामोश हो गए हैं। इस डिप्रेशन की वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि आखिरी जो उनकी मुलाकात बुशरा बीबी से हुई थी उसके बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली है। इस खामोशी की वजह क्या हो सकती है, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर गंडापुर साहब ने चोट करनी शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि गंडापुर साहब ने अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी नाराज करके रहना है। क्यों नाराज करना चाह रहे हैं गंडापुर साहब, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो ऑर्डिनेंस एक बना था और जो सदर साहब ने जारी किया था उसे अब सेनेट में पेश कर दिया गया। मुझे लगता है अब ये बिल की फॉर्म में आके कानून बन जाएगा। क्यों बनेगा और इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और गवर्नमेंट ने 25 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के करने का फैसला कर लिया, जिसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इजाफी होंगे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 26 नए जजेस होंगे और आज ये सारा मामला सेनेट के अंदर पेश कर दिया गया। इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अदाकारा नरगस के ऊपर तशद्दुद क्यों किया गया था, चीफ मिनिस्टर पंजाब को क्या करना चाहिए, इस पर यह भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले अदाकारा नरगस की तरफ आते हैं। अदाकारा नरगस एक नामवर शख्सियत है, कुछ फिल्मों में के अंदर भी काम किया उन्होंने, लेकिन उनका ज्यादातर काम थिएटर्स के अंदर है। और इस जो थिएटर के अंदर खराबी है उसके अंदर नरगस को भी जिम्मेदार करार दिया जाता है कि वो भी जूम मैनी फिक्रे कहती थी और डांस उन्होंने मुतारफ करवाया था थिएटर के अंदर। लिहाजा इससे पहले जो स्टेज ड्रामे होते थे वो बड़े सोबर होते थे, उसके अंदर डांस नहीं होता था, मुजरा नहीं होता था। लेकिन नरगस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने इसे इतना ज़्यादा पब्लिक कर दिया कि अब वहाँ पे मुजरों के बगैर और डांस के बगैर कोई थिएटर चल नहीं सकता और वल्गर जो अल्फाज होते हैं उसके बगैर भी अब थिएटर पॉसिबल नहीं है। तो नरगस जो है वो ज़ाहिर रकासा भी हैं, वो रक्स भी करती नहीं हैं और खूबसूरत अदाकारा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और थिएटर की जान है वो। और इनकी शादी एक पुलिसमैन से हुई है, गालिबन उसका नाम माजिद है, और वो गाहे बगाहे नरगस को तशद्दुद का निशाना बनाता रहता है। और उसकी वजह यह है कि नरगस गुफ्तगू के अंदर एहतियात नहीं करती और ये हर बात को बोल्डली कह देती हैं, यानी ब्लंट खातून है। और अगर आप इनके इंटरव्यू सुने तो उसे देख के भी आपके कान सुर्ख हो जाते हैं। मैंने एक इनका इंटरव्यू सुना था और आप यकीन करें कि मैं आज भी उस इंटरव्यू के बारे में जब सोचता हूं तो मुझे शर्म सी आ जाती है, क्योंकि नरगस बीबी बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। वो ऐसी ऐसी बात नॉर्मली कर जाती हैं जो आम तौर पे लोग नहीं कहते। तो शायद इसी वजह से वो अपने खामद के साथ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, खामद इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था और इस वजह से वो इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाता रहता। तो कुछ वो ये चाहता था कि ये बहुत ज़्यादा घरेलू खातून हो जाएं और पर्दे के अंदर रहें और बाहर ना निकलें वगैरह वगैरह। तो इस वजह से, बदकलामी की वजह से, कोई मुंह मारी की वजह से अक्सर नरगस तशद्दुद का निशाना बनती रहती थी। और ये 2 दिन पहले उनको बड़े खौफनाक तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ऐसा महसूस होता था कि शायद कहीं इनको जान से ना मार दिया जाए। इस तशद्दुद को देख के उनके भाई ने फौरी तौर पर 15 पे कॉल कर दी, जिसके बाद पुलिस पहुंच गई। और जब पुलिस नरगस से मिली तो उन्होंने देखा कि इनको चोटें लगी हुई हैं और बुरा हाल है, लेकिन नरगस ने ये कह के इनकार कर दिया कि मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ, मैं किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं करना चाहती। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो पुलिस को कॉल ही नहीं किया, मैं तो कंफर्टेबल हूँ, बस मेरा खामद है उसके साथ कभी कभी इस तरह हो जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये मुकदमा बने। लेकिन बहरहाल ये ज़ाहिर ज़्यादती है। और मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो ज़ाहिर खुद खातून है वो ज़ाती तौर पर इस केस को देख रही हैं और वो चाहती हैं कि नरगस को बाकायदा सपोर्ट मिले और अगर उनके खामद ने ये हरकत की है तो उनको गिरफ्तार करके उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि वाकई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं है, उसमें उसको ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी औरत के ऊपर हाथ उठाए। ये याद रखें कि माशरा औरतों से बनता है। अगर किसी माशरे में औरतों की इज्जत है तो वो माशरा बाइज्जत है और उस माशरे ने बहरहाल तरक्की भी करनी है और उस माशरे के अंदर इकनॉमिक रिवाइवल भी होगा और लोग भी सुखी रहेंगे और लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहेगा। लेकिन जिस जगह पे औरतें महफूज नहीं हैं या उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है या उनके साथ बदतमीजी की जाती है तो वो माशरा बहरहाल फिर रहने के काबिल नहीं रहता। तो नरगस बीबी का केस एक टेस्ट केस होना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद खातून है तो उन्हें इस केस को खुद टेकअप करना चाहिए और नरगस बीबी को बुला के उनसे बाकायदा बात करनी चाहिए और अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से भी मदद लेनी पड़ती है तो उनसे भी लें
और इसके बाद उसके खामुद को बाकायदा गिरफ्तार करके उसे करारवा की सजा मिलनी चाहिए, ताकि पंजाब के अंदर आइंदा कोई शख्स किसी औरत के ऊपर हाथ ना उठा सके। ये बड़े शर्म की बात है कि पंजाब के अंदर एक खातून की हुकूमत है और उस गवर्नमेंट के अंदर भी खवातीन के साथ ये सलूक हो रहा है। आप यकीन करें कि आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, आपको इस नोयत के वाकयात बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पंजाब के अंदर तो शायद ये कल्चर ही बन गया है कि औरत के ऊपर हाथ ज़रूर उठाना है, और अगर एक मर्द उस वक्त तक मर्द नहीं कहलाता, क्योंकि अगर आप पंजाब के अंदर मर्द हैं तो फिर ये आपका हक है कि आप खातून के ऊपर हाथ ज़रूर उठाएं। ये एक कॉन्सेप्ट सा बन गया पंजाब के अंदर, जबकि ये सरीहन ऐसा नहीं है। पंजाब एक डिफरेंट सूबा होता था, एक डिफरेंट खिता होता था जहाँ पे औरतों की इज्जत की जाती थी, लेकिन अब कोई वहाँ पे डीएनए के अंदर कोई मेरा ख्याल है ग्लिच आ गया, जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है। तो मेरा ख्याल है जब तक इन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी उस वक्त तक ये इशू चलते रहेंगे इस टाइप के। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा को चाहिए कि वो बाकायदा इसकी जिम्मेदारी लेके इसको एक टेस्ट केस बनाएं, ताकि आइंदा कोई शख्स किसी औरत के ऊपर हाथ ना उठा सके। अब आपको याद होगा कि सदर साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके अंदर 3 चीज़ें थी। एक तो जो जजेस कमेटी है उसकी हैयत तब्दील करके चीफ जस्टिस साहब को ये इख्तियार दे दिया गया था कि वो एक सीनियर मोस्ट जज को साथ रखेंगे, और उसके बाद जो तीसरा जज होगा वो अपनी मर्जी से लगा सकेंगे। और ये जो ऑर्डिनेंस आया था ये काजी फायजी साहब के दौर में आया था, और उसके बाद उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल दिया था, जिसके बाद बतौर एहतजाज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी कमेटी में नहीं बैठे थे, और उसके बाद फिर जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ जो काजी फायजी साहब थे वो कमेटी बना के जजीज का फैसला करते रहे, बेंचेस का फैसला करते रहे। अब ये जो ऑर्डिनेंस है ये सेनेट में आ गया है, और सेनेट के अंदर ये कायम कमेटी से पास हो के फिर सेनेट से पास होगा, फिर ये कौमी असम्बली में चला जाएगा। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो कमेटी की हैयत बदली है, जो ज़ाहिर नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास भी ये इख्तियार होगा कि किसी भी तीसरे जज को इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो भी बेंच होगा उसकी सारी हेयरिंग जो है वो बाकायदा रिकॉर्ड की जाएगी, और उसे फिर ट्रांसक्राइब किया जाएगा, उसे बाकायदा रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड में रखा जाएगा, और ये रिकॉर्ड किसी को भी पेश किया जा सकेगा। और तीसरा इसमें बड़ा दिलचस्प किस्म की चीज़ है, तीसरी वो ये है कि जो केस पहले आएगा वो पहले केस वो सुना जाएगा, और जो बाद में केस आएगा उसे बाद में सुना जाएगा। तो अब ये बिल की फॉर्म में यकीनन सेनेट से पास होगा, और सेनेट से पास होने के बाद ये कौमी असम्बली जाएगा, और कौमी असम्बली में पास होने के बाद फिर ये बाकायदा एक कानून बन जाएगा, और इस कानून के बाद जस्टिस शाही आफरीदी साहब जो हैं वो तीनों काम करने के पाबंद हो जाएंगे। वो पहले वो केस सुनेंगे जो पहले आया है, और जो बाद में आने वाला केस है उसे बाद में सुना जाएगा। लिहाजा आज अगर कोई केस दायर होगा तो जब तक 60,000 केसेस पूरे नहीं होंगे इस केस की बारी नहीं आएगी। दूसरा यह है कि हर अदालत की रिकॉर्डिंग होगी, और उस रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्राइब करके बाकायदा किताब की फॉर्म में फ्राहम किया जाएगा जो भी शख्स उसको लेना चाहे, और जजेस कमेटी की हैयत भी बदल जाएगी। और इसके साथ साथ अगर कोई सो मोटो नोटिस लेना है तो बाकायदा उसकी वजूहात बताई जाएंगे कि क्यों ये सो मोटो नोटिस लिया जा रहा है। तो ये कानून है जो अनकरीब बनेगा, और इससे ज़ाहिर हैयत तब्दील होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आज गंडापुर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब पे चोट की। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पहले ये कहते रहे कि आईनी तरमीम जो है उसके अंदर मैं वोट नहीं दूंगा क्योंकि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन फिर इन्होंने वोट दे दिया, और इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना रेट बढ़ाया है, और रेट बढ़ा के उन्होंने वो काम किया जिसकी उनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस उम्र में लालच नहीं करना चाहिए, लालच छोड़ देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब जो हैं वो दोबारा उन्हीं हथखंडों पे आ गए हैं जो पहले वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। दरमियान में थोड़ा सा एक ग्रे एरिया आया था जिसमें इनका ख्याल ये था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने अफेंड कर दिया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बंद कर देंगे और फिर हम अकेले रह जाएंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने भी उन्हें सख्ती से मना किया था कि आपने गंडापुर साहब आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। लिहाजा गंडापुर साहब जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी और वो बैठे रहे और उन्होंने कोई बात इस लिहाज से इस तरह नहीं की। लेकिन अब क्योंकि इनका काम निकल गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलमोस्ट फारग हो गई है और उसके साथ साथ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब गवर्नमेंट की तरफ झुक गए हैं थोड़े से, तो गंडापुर साहब जो हैं अब अपने पुराने दर्द जो हैं वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी जवाब आएगा और गंडापुर साहब के लिए बड़ा सख्त जवाब होगा।
अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, ज़ाहिर है अगर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे चलना है तो फिर उन्हें SOPs बनाने पड़ेंगे। उन्हें कहना पड़ेगा कि जनाब आप गंडापुर साहब को कंट्रोल करें। अगर गंडापुर साहब को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपके और मेरे रास्ते जुदा हो जाएंगे, जो ज़ाहिर सरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफोर्ड नहीं कर सकती। क्योंकि कल भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। वो कहाँ सपोर्ट किया वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गंडापुर साहब क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के इलाके के हैं और ये तीनों बड़े लीडर जो इस वक्त हैं, जिसमें फैसल करीम कुंडी साहब हैं, वो इस वक्त गवर्नर हैं, फिर गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, और ये दोनों मौलाना फजलुर रहमान साहब के इलाके के हैं, और ये तीनों एक दूसरे के साथ ठीक ठाक मुखालिफ हैं। ये एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। फैसल करीम कुंडी साहब के ख्यालात सुने आप, वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ बात किया करते थे, और गंडापुर साहब ने हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुखालफत की है। तो अब ये दरमियान में एक खामोशी का एक छोटा सा फेज आया था जिसमें फैसल करीम कुंडी साहब भी खामोश थे, गंडापुर साहब भी खामोश थे, लेकिन अब वो खामोशी का दौर गुजर गया। अब मेरा ख्याल है ये सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ने शुरू कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब जरा मोहतात होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब किसी के साथ कुछ करती है तो बड़ा ही खौफनाक करती है। अब उस खौफनाक से बचने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। अब सवाल यह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट की। कल सेनेट की कायमा कमेटी थी, उसके अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफा करना है, वो मसला वहाँ पे ज़ेरे गौर था। वहाँ पे JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 25+1 जज का फैसला हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब 25 जज टोटल हो जाएंगे, और उसके साथ साथ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो अब ये एक नया सिनेरियो वहाँ पे आया है, और जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ने मिल के अप्रूव कर दिया है। अब ये सेनेट के अंदर जाएगा मामला, क्योंकि कायमा कमेटी ने इसे पास कर दिया है, और उसके बाद सेनेट के अंदर वोटिंग होगी, और गवर्नमेंट के पास वोट पूरे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट चाहिए होंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को कन्विंस करना दोबारा मेरा ख्याल है सियासी इत्तेहाद के लिए खासा मुश्किल होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे गवर्नमेंट दौड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब को राजी कर लेंगे, और उसके बाद ये कौमी असम्बली में चला जाएगा मामला, और कौमी असम्बली में अगर इसे पास कर दिया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनकी तादाद 25+ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी 26 हो जाएगी। तो गवर्नमेंट अब दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ रुख करेगी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की गली जो इस वक्त सूनी हो चुकी है वो दोबारा आबाद होगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया। अब इनकार का एक ही मतलब है कि गवर्नमेंट को दौड़ना पड़ेगा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ। अब भी अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब राजी नहीं होते तो फिर दूसरा हथकंडा गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, जिसके लिए उनके पास सारा साजो सामान मौजूद है। इनके पास इजाफी वोट मौजूद हैं, जिसका मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हो जाते हैं और गवर्नमेंट की बात नहीं मानते तो फिर गवर्नमेंट इस बार ये बिल पास करवाएगी, और ये बिल जो पास होगा, लेकिन यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि ये तरमीम नहीं है, ये बिल है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसके बावजूद कोशिश करेगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऑन बोर्ड किया जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर साथ चलाया जाएगा तो आने वाले दिनों में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बार भी चल पड़ते हैं तो फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है आगे तरमीम की तरफ जाएगी, जो 27वीं तरमीम होगी। और अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं होते और वो साइड पे चले जाते हैं तो गवर्नमेंट ये बिल पास तो करवा सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है सिंपल सा ये बिल है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं चाहिए। लेकिन मौलाना के साथ जो ही रास्ता अलग होगा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट के पास फिर ये रास्ता खुल जाएगा कि ये 27वीं तरमीम भी कर सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है उसके बहुत सारे लोग इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास हैं, तो गवर्नमेंट फिर इस सारे मामले को टेस्ट कोर्ट केस के तौर पर इस्तेमाल करेगी। मौलाना को राजी किया जाएगा, एक नेशनल कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जाएगी। हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर गवर्नमेंट आज़ाद है। फिर गवर्नमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब को साइड पे करके 27वीं तरमीम लेके आएगी, जिससे ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक नुकसान होगा। इमरान खान साहब के बारे में एक खबर गर्दिश कर रही है कि वो शदीद डिप्रेशन में चले गए हैं। पिछले 2 दिन से वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। वो अदालत के अंदर भी आते हैं तो साइड पे चुप करके बैठ जाते हैं। रोस्ट्रम पे आके भी उन्होंने बात नहीं की, और जो सहाफ़ी हैं उनके साथ भी वो कोई बात नहीं कर रहे, और ना अपने लोग जो उनके साथ वो खुलकर बात कर रहे हैं। सिर्फ फैसल चौधरी साहब हैं जिनके साथ उनकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, बाकी सब के साथ वो रिजर्व्स हैं। और इससे पहले वो ठीक ठाक किस्म की बात करते होते थे। हर बार वो
मीडिया से मुखातिब होते थे और कोई ना कोई बयानियां देते थे, लेकिन 2 दिन से वो बयानियां नहीं दे रहे और खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं और साथ साथ उनके चेहरे पर संजीदगी भी बहुत ज़्यादा है। आखिरी मरतबा जब उनकी मुलाकात हुई थी तो बुशरा बीबी से हुई थी। बुशरा बीबी पेशावर में थी और वो जब यहाँ आई इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए तो उन्होंने इमरान खान साहब को ब्रीफ किया या इमरान खान साहब के कान में कुछ सरगोशी की, जिसके बाद इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली और बुशरा बीबी अब लाहौर चली गई है। अब अगले सवाल ये है कि ये जो खामोशी है इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। इस खामोशी की वजूहात के बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब शदीद डिप्रेशन में है और उस डिप्रेशन ने उन्हें खामोश कर दिया है, क्योंकि बुशरा बीबी जब आई तो उन्होंने शायद कोई ऐसी बात की जिससे इमरान खान साहब का दिल टूटा है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बुशरा बीबी अब लाहौर जमान पार्क में है तो इमरान खान साहब नहीं चाहते कि इनकी किसी बात की वजह से गवर्नमेंट नाराज हो और दोबारा बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया जाए। तो बीवी को बचाना गवर्नमेंट से या उनको सेफ रखने के लिए भी इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, या वाकई हो सकता है कि ये जो 3 हफ्ते की कैद तन्हाई थी उसने इमरान खान साहब को तोड़ दिया है या उनके दिमाग के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट हुआ है कि जिसकी वजह से अब वो खामोश हो गए हैं। तो 2 ही वजूहात हो सकती हैं, बुशरा बीबी वजह हो सकती हैं और दूसरी यह है कि वो जो कैद तन्हाई है वो एक वजह हो सकती है, या तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब की वाकई को डील हो रही हो और उस डील के अंदर ये पहली शर्त हो कि आप खामोशी इख्तियार करें, न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश ना करें, स्टेट के साथ चलें और अपने केस पर आप प्रॉपर प्रोफेशन लड़ें और उसके बाद फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो अब तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हो सकता है इमरान खान साहब जो डील की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब डिप्रेशन में है और उसकी वजह यह है कि जो कैद तन्हाई थी उसने इमरान खान साहब के ऊपर अफेक्ट किया है और दूसरा जो बुशरा बीबी का लाहौर चले जाना है उसने भी इमरान खान साहब को डिस्टर्ब किया हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात।